हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि बीपीएससी टीआरई 4 आने वाली है और आप सभी अपने अपने प्रिपरेशन में लग चुके हैं। तो हम लोग इस चैनल पे पढ़ेंगे, जीके जीएस की तैयारी करेंगे और मैथ और रीजनिंग की भी तैयारी करेंगे, क्योंकि ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने अपने सब्जेक्ट सारे स्टूडेंट्स कर लेते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम इन्हीं दो पार्ट्स हैं, उनमें समस्याएं आती हैं और वो नहीं कर पाते, 5 10 1 2 नंबर से मिस हो जाती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये पार्ट को करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे मिले भी, तो उन्होंने अपनी समस्या बताई। तो फिर समस्याओं का जो निष्कर्ष निकला, तो यही निकला कि यही जो सेक्शन है, इस वजह से बच्चे मिस कर रहे हैं अपनी जॉब को। तो इस पार्ट पे ही हमें वर्क करना है, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं और ये जो बुक है बिहार एससीईआरटी की बुक है। चैप्टर 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट चैप्टर में ऐसा कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और जो 1-2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मैं आपको करवा दूंगी। तो चलिए चैप्टर 2 से शुरू करते हैं, क्या, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सोनी का सवाल। सोनी अपनी सहेली पिंकी के साथ टेलीविजन देख रही थी। टेलीविजन पर दिखाया जा रहा था कि मानव धरती पर हजारों साल से रह रहे हैं। सोनी सोचने लगी और पिंकी से बोली, इतने वर्षों पहले क्या हुआ, यह कोई कैसे जान सकता है। पिंकी, जो सोनी से 5 वर्ष ही बड़ी थी, इस प्रश्न का उत्तर निम्न तरीके से देना उसने शुरू किया। हजारों साल पहले क्या हुआ, यह कैसे पता लगाएं। कल कल क्या हुआ था, यह जानने के लिए हम रेडियो, टेलीविजन या फिर अखबार की मदद लेते हैं। 10-20 साल पहले क्या हुआ, यह हम अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी से जान लेते हैं। लेकिन हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था, इसकी जानकारी हम इतिहास से प्राप्त करते हैं। यथा हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, अतीत से लेकर वर्तमान तक जानकारियां हमें इतिहास से ही मिलती हैं। अध्ययन का काल निर्धारण कैसे करें। अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। इस काम में आसानी के लिए इतिहास को काल खंडों में बांटा जाता है। सामान्यतः 3 कालखंड निर्धारित किए जाते हैं, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह विभाजन इस प्रक्रिया में कहीं भी बाधा नहीं बनते। तो जैसा कि आपने देखा है और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकल के आए हैं कि सामान्यतः 3 कालखंड निर्धारित किए जाते हैं, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। और इन्हीं सारी चीज़ों को आपको एकदम से कंठस्थ करना है, क्योंकि बीपीएससी किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है आप सभी को पता है, ठीक है। ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, इनमें से कोई नहीं और इनमें से सभी, और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन रहता है। इस वजह से बहुत सारे लोग सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स को आपको एकदम से कंठस्थ करना होगा। और दूसरी बात, आपको कॉपी पेन ले करके बैठें, जो भी इंपॉर्टेंट लगे, हाँ ये है, उसको नोट डाउन करें वीडियो देखते वक्त ही, ये नहीं कि इस काम को बाद में करें। चलिए, प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी विशेषताएं होती हैं। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध 700 से 750 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप लोग देखते चलिए और मैं तो बोलूंगी ही, क्या है इंपॉर्टेंट उसे भी आप नोट डाउन भी करते चलना। इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। इस काल में मनुष्य ने आग एवं पहिया का उपयोग सीखा, खेती एवं पशुपालन सीखा और इसी समय गांव एवं कस्बों तथा शहरों का विकास हुआ। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ और कालांतर में विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा और पुनः छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। 8वीं शताब्दी के मध्य 750 ईस्वी तक ये राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ। इस्लाम के माध्यम से नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ और पूर्ण भारत में विशाल साम्राज्यों का गठन संभव हुआ। सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ और सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ, ठीक है। यह प्रक्रिया जो है कब से शुरू हुई, तो यह प्रक्रिया 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ गई, ठीक है। इसका पतन कब शुरू हुआ, तो ये 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ गई। इसी के साथ दूसरा प्रमुख काल या मध्यकाल का अंत हुआ। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ। इसे भी नोट डाउन करो, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार, नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था, आवागमन में विशेष प्रगति हुई। दुर्भाग्यवश यह नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी, जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, इसका आंसर यही है, आप उसे नोट डाउन करो और ना उसे कमेंट बॉक्स में भी लिखो। इसको आप एक्सप्लेन करो कमेंट बॉक्स में कि किस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। चलिए, इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता है। स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरुद्ध एक चेतना जागी और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत इस औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित रहा। सन 1947 में भारत को आजादी मिली और एक नया संविधान बना। इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन का अधिकार मिला। यही काल भारत के आधुनिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है।
मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं? तो मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। इनमें से एक स्रोत अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को हम ढूंढ कर पढ़ते हैं। इनमें राजाओं एवं आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यताएं, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ये पुस्तकें हाथ से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। तो जो पुस्तकें हाथों से लिखी जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी मिलती है। बहुत सी पांडुलिपियां अब नष्ट हो चुकी हैं। कुछ पुस्तकालय एवं संग्रहालयों में सुरक्षित है। पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियां सुरक्षित है। संग्रहालय एवं अन्य संस्थाओं में भी आप पांडुलिपियां देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोतों में अनेक महाकाव्य, कविता एवं नाटक आदि हैं। इनमें से कई संस्कृत भाषा लिखे गए हैं, जबकि अन्य जो है प्राकृत, तमिल एवं कन्नड़ आदि में है। तो आप यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये क्या है? ये अभिलेख है और ये है ताड़पत्रों पर लिखी गई पांडुलिपि, ठीक है। हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से भी प्राप्त करते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु की सतहों पर नुकीली औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए होते हैं। इन अभिलेखों में राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियां वर्णित। इन्हें वैसी जगहों पर लगाया जाता था जहां अधिक से अधिक लोग आते जाते थे, ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सके और उसमें लिखित आदेशों का पालन कर सके। इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से भी हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। ऐसी वस्तुओं में पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियां, चित्र और सिक्के आदि आते हैं। ये वस्तुएं पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानी जाती हैं। तो कौन सी वस्तु पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानी जाती हैं? अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, इन्हें भी आप नोट डाउन कर लो। अर्थात काफी प्राचीन होने के कारण इनके अवशेषों को जमीन की खुदाई कराकर प्राप्त किया जाता है। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है। यहाँ आप लोग पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये है सिक्के और ये है निर्माण। चलिए, पुरातात्विक वस्तुओं में जानवरों, पक्षियों एवं मछलियों की हड्डियां भी मिलती हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि अतीत में किस प्रकार के जीव पाए जाते थे। अनाज एवं कपड़ों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि अतीत में लोगों के पास खाने के लिए कौन कौन से अनाज थे और लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता पर प्रकाश पड़ता है। इस तरह पांडुलिपियां, अभिलेख, सिक्कों तथा पुरातत्व से संबंधित अन्य स्रोतों के आधार पर पुरातत्वविद एवं इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं और इन्हीं स्रोतों के माध्यम से भी वे अतीत की व्याख्या करते हैं। सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता था? मुद्रा शास्त्र कहलाता था। जिन लोगों ने एग्जाम दिए होंगे उन्हें पता चल रहा होगा कितने सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से अभी तक जितने भी पेज को हमने पढ़ा उसमें से आए हुए हैं, ठीक है। और रही बात मेरी, तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, बट फिलहाल मेरा कहीं मन नहीं था कोई एग्जाम देने का, तो मैंने चैनल स्टार्ट किया और मैं ट्यूशन भी कराती हूँ ऑनलाइन। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरा जो प्रोफेशन है टीचर का है। खुदाई में मिली वस्तुओं के विश्लेषण में समय का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो समय निर्धारण के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं, लेकिन जो सामान्यतः प्रचलित है वह है रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 पद्धति। रेडियो कार्बन विधि तिथि निर्धारण की यह काम भौतिक शास्त्री करते हैं। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिनमें से निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होते हैं तब वो जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं, उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। जब कोई मर जाता है तब वह वायुमंडल से कोई कार्बन 14 नहीं लेता, यद्यपि वह इसे एक निश्चित दर पर खोता रहता है। भौतिक शास्त्री इसी निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु को निश्चित करते हैं। आपको पता चल गया होगा कार्बन 14 पद्धति के बारे में। तिथियों का मतलब, प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी, लेकिन अब पूरे विश्व में एक मानक के रूप में तिथियों की गणना मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। इसमें ईसा मसीह के जीवन को 0 वर्ष माना जाता है। उनके जन्म के पूर्व की सभी तिथियों के आगे अंग्रेजी में बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट और हिंदी में ईसवी पूर्व यानी कि ईसा पूर्व लिखते हैं। इसी प्रकार ईसवी की शुरुआत उनके जन्म के वर्ष से है, जिसे यदि कहीं 2009 ईसवी एडी यानी कि एनो डोमिनी लिखा देखते हैं तो इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के बाद 2009वें वर्ष से है। इसी प्रकार यदि वही 2500 ईस्वी पूर्व लिखा हुआ मिलता है तो इसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष पहले का समय। तिथि निर्धारण को इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या हो गया? ये शून्य हो गया और इधर बिफोर क्राइस्ट और इधर एडी, ठीक है। चलो अब आते हैं भौगोलिक पृष्ठभूमि पे।
प्राचीन काल से लेकर अब तक के भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं और सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित है। उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सिंधु, गंगा, यमुना और सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुरा की पहाड़ियां हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती हैं। चौथा, सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिलते हैं। और ये है हमारा भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं। लेकिन इन पर्वतों में अनेक दर्रे हैं, जैसे खैबर, बोलन, गोमल दर्रा। इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता था। दर्रे पहाड़ियों के बीच के संकरे रास्ते होते हैं। क्या होते हैं? दर्रे पहाड़ियों के बीच के संकरे रास्ते होते हैं। नोट डाउन प्लीज। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही मेहरगढ़ जैसे स्थान है, जहाँ लगभग 6000 ईस्वी पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। भेड़, बकरी तथा गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही सिंधु एवं इसकी सहायक नदियां बहती हैं। सहायक नदियां आगे चलकर एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 यानी कि 2500 ईस्वी पूर्व और 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी और जैसी नामक ये पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ के आदिवासी मानव समूह की पहचान है। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाज की रेखा है। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया था। कहाँ पे निर्माण किया था महापाषाणी संस्कृति का? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और नोट्स बनाओ। सबसे पहले महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर पूर्व एवं ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में गंगा एवं उसकी सहायक नदियां बहती हैं। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोली, हवा, चुपड़ी, मांडू ऐसे स्थल हैं जहां सबसे पहले चावल उपजाया जाता था। अभी आप लोगों ने देखा होगा, रिसेंट में एईडीओ का एग्जाम हुआ है और सभी के सभी जो भी स्टूडेंट्स बाहर निकले सभी यही बोल रहे थे, एग्जाम दे करके आए और उन्होंने कहा ये क्या, मेरे साथ ही मजाक हो गया। तो आप लोगों के साथ मजाक ना हो तो आप लोग भी कम से कम यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन करके ही एग्जाम में बैठना, ठीक है। बीपीएससी का अभी जो लेवल है बढ़ा हुआ है और जितने लोग अभी बीपीएससी तैयारी दिए होंगे उनको भी अच्छे से पता होगा, ठीक है। और खास करके अगर कोई बच्चे एसएसटी के हैं और खास करके 6 to 8 में है तो वहाँ पे भाई बहुत भीड़ है, ठीक है। अगर उसमें अपनी जगह बनानी है तो जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे नोट डाउन करो अभी के अभी। उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। अब बताओ, दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर भारत में जो नदी है गंगा, उसके दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो मगध के नाम से जाना जाता था। यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने यहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। भौगोलिक रूपरेखा के इस विवरण से स्पष्ट है कि इस महाद्वीप में यद्यपि अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपने अपने ढंग से मानव समाज का निर्माण कर रहे थे, परंतु ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। ये लोग ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों में जोखिम उठाकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा करते थे। उपयोगी वस्तुओं का विनिमय, खरीद बिक्री करते थे। इसके अलावा लोगों को शिक्षा देने के लिए धार्मिक गुरु भी हमेशा भ्रमण करते रहते थे। यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के लोग भी जो दर्रे हैं, खैबर, बोलन, गोमल के रास्ते भारत आते रहे। इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपरा और समृद्ध हुई। हम अपने देश के लिए प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। फारसी में यही शब्द हिंद एवं हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण था। इसी तरह एक दूसरे की मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रहते थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में मिलता है। अतः प्राप्त स्रोतों एवं साक्ष्यों के आधार पर आप प्राचीन भारत के इतिहास को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में भारत में मानव जीवन कैसा था, प्रारंभिक समाज कैसा था, इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, यह सब आप अगले अध्याय यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और इसे देखो और नोट्स बनाओ, ठीक है। और मैं ग्रुप बना दूंगी, वहाँ पे आप अपने नोट्स को शेयर करना और ये आप लोग का होमवर्क होगा। तो पहले लोग जुड़े फिर मैं ग्रुप बनाऊंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप लोग के अंदर एक जो इच्छा जागेगी पढ़ाई करने की। जब कहीं कंपटीशन जब शुरू होता है ना, तभी पढ़ने में मजा भी आता है, ठीक है। और फिर टेस्ट सीरीज भी शुरू मैं करूंगी और वो फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में और अगले चैप्टर्स के साथ। और प्लेटफॉर्म की भी बुक की मैंने सीरीज स्टार्ट किया, उसे भी आप देखो। चलो फिर।